जो जो सुझाव दिए उसका भी हम गंभीरता से विचार करेंगे। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। 40-50 हजार करोड़ तो हम यूं लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास वो नैक है कि हमारे पास कोई पैसे कमी नहीं। अपने नोएडा के और यहाँ के जो दोनों चेयरमैन, एक बार मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, मेरे घर पर आइए, मैं आपको बिन पैसे का फार्मूला दूंगा और 3 साल के अंदर आपको लखोपति बना दूंगा, 1-1 लाख करोड़ का मालिक बना दूंगा। कोई सरकार के पैसे की जरूरत नहीं। ये हो सकता है और यही पैसे में हम लोग अभी मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि ये जो आप परली से सीएनजी तैयार करते हैं, मैंने बजाज की मोटरसाइकिल सीएनजी पर चलने वाली लॉन्च की पूना में। तो ये जो मोटरसाइकिल चलती है पेट्रोल पर, ये 1 किलोमीटर के लिए 2 रुपए 40 पैसे खर्चा आता है, और जो बजाज की सीएनजी मोटरसाइकिल मैंने लॉन्च की उसका खर्चा, उसका किराया केवल 1 रुपया आता है खर्चा। मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं गाड़ी में बैठकर आया हूं जो यही मंडप के पीछे है। वो किसान मक्के से, ब्रोकन राइस से, मोलाइसेस से, शुगर केन जूस से, बाम्बू से जो इथेनॉल बनाती है, वो इथेनॉल पर 100% चलने वाली मेरी इनोवा टोयोटो की गाड़ी, उसमें बैठकर मैं आया हूं। वो 60% बिजली तैयार करती है और केवल 40% इथेनॉल पे चलती है। आप समझ लीजिए कि पेट्रोल की तुलना में उसका एवरेज निकाला जाएगा तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव आता है, 25 रुपए लीटर। मेरे कहने पर बजाज, टीवीएस, हीरो, होंडा, इन्होंने सबने स्कूटर बना दिए इथेनॉल की। अब इलेक्ट्रिक की आ गई। मैं जब पहले इलेक्ट्रिक की बात करता था तो पत्रकार मुझे पूछते थे कि गाड़ी रास्ते में बंद पड़ेगी तो धक्का मारने के लिए तुम आओगे क्या? अब किसी की गाड़ी बंद नहीं पड़ती। अब इतना ही नहीं तो आज इलेक्ट्रिक की ट्रक आ रही है, इलेक्ट्रिक की बसेस आ रही है, इलेक्ट्रिक की स्कूटर आ रही है। मैं एनएचआई चेयरमैन है, इनको विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि अब इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल बनता है, और हमारे मिनिस्ट्री ने एआरएआई को अभी 15 करोड़ रुपए दिए। और ये जो आइसोब्यूटेनॉल है, जैसे इथेनॉल अब 20% पेट्रोल में जाता है, अभी 27% की हम कोशिश कर रहे हैं, तो किसान ऊर्जा दाता, ईंधन दाता बन रहा है। अब हम लोग 100% इथेनॉल की 11 ऑटोमोबाइल कंपनियां अपनी गाड़ियां ला रहे हैं। इंडियन ऑयल ने 400 पंप डाले हुए हैं, और इसलिए आने वाले समय में अब इथेनॉल में 2 कॉलम डालने के बाद आइसोब्यूटेनॉल बनता है। वो डीजल का अल्टरनेटिव है। अभी मेरे कहने पर किर्लोस्कर कंपनी ने 100% इथेनॉल पर चलने वाला और आइसोब्यूटेनॉल पर चलने वाला जनरेटर भी तैयार किया है। अब ये कार्यक्रम हो रहा तो जनरेटर शायद यहां डीजल का होगा। अब डीजल के जनरेटर को भी किट लगाकर वो इथेनॉल पे चल सकता है, जिसका पोल्यूशन 0 होगा। और ये हमारी ये कोशिश है कि ये जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं, इनके पास सब डीजल के इक्विपमेंट है। और मैंने जेसीबी कंपनी को एक फार्मूला दिया था कि बायो सीएनजी का उपयोग करो जेसीबी में। तो जेसीबी ने हाइब्रिड डीजल और सीएनजी का हाइब्रिड जेसीबी बनाया, तो उनको 1000 जेसीबी का रशिया से ऑर्डर प्राप्त हुआ। अब हमारी जो मशीनरी भी है, वो अगर हम इथेनॉल पर यानी फ्लेक्स इंजन पर या आइसोब्यूटेनॉल पर या एलएनजी और सीएनजी पर अगर कन्वर्ट करते हैं और हाइड्रोजन पर करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्टर का खर्चा 1200 करोड़ के काम में 70-80 करोड़ का डीजल लगता है, वो 20 करोड़ पे आएगा और पोल्यूशन भी नहीं होगा। तो हम लोग धीरे धीरे ट्रक में, मशीनरी में अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रदूषण है यह कम नहीं होगा तो हमारी भविष्य की जनरेशन के भविष्य का बहुत नुकसान होगा। एक तरफ पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ लगाते समय बाम्बू के पेड़ है, इसमें ये भी बात आई है कार्बन क्रेडिट की, और ये भी बात आई है कि कौन सी स्पीसीज कितना कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, और वो उस एरिया में रीजन टू रीजन, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट अलग अलग स्पीसीज है। और हम एनएचआई में केवल हम लोग अब बड़े बड़े ये बना रहे, अभी हमने प्री कास्ट को 100% मैंडेटरी किया है। अब मैंने इस पर भी अध्ययन शुरू किया है कि वर्ल्ड में रोड फैक्ट्री में बने, पूरी स्लैब फैक्ट्री में प्री कास्ट की बने,
और एक ट्रक में आकर क्रेन से फटाफट जैसे फ्लाईओवर बनता है वैसे इसका उपयोग हो जाए। पैसे भी बचेंगे, प्रदूषण भी नहीं होगा। आने वाले समय में हम रोड पे जाते तो ट्रक के ऊपर कवर करने का नियम हमने बनाया। इलेक्ट्रिक की ट्रक आ रही है। मुझे बहुत खुशी है कि जब हमने इलेक्ट्रिक की ट्रक शुरू, इलेक्ट्रिक की स्कूटर, इलेक्ट्रिक की कार, बस शुरू की, तब लिथियम आयन बैटरी की कीमत $150 पर किलोवाट पर आवर थी और परसों जब मैंने देखा वो $55 पर आई है। अब वो दिन दूर नहीं है कि पेट्रोल और डीजल के गाड़ी से इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ता मिलेगा। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इसके बाद हम कोई बंधन डालना नहीं चाहते, पर आप ही लोग तय करिए, इसमें आपकी बचत है। आप अगर पेट्रोल के गाड़ी के लिए 25,000 रुपए महीने का खर्चा कर रहे होंगे तो इलेक्ट्रिक के लिए 2,000 का खर्चा है। अब मेरे पास हाइड्रोजन की गाड़ी है, पानी से हाइड्रोजन निकलता है और मर्सिडीज जैसी कंफर्टेबल गाड़ी है, आज मैं लाने के लिए भूल गया, और वो गाड़ी जो है उसका नाम है मिराई। मिराई ये जापानी वर्ड है, टोयोटो की गाड़ी है। मिराई का मतलब है भविष्य। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि अगर इसी प्रकार से प्रदूषण बढ़ता रहेगा तो हमारे जीवन के 10-10 साल कम हो सकते हैं। पर्यावरण की रक्षा करना हमारे भविष्य के लिए आवश्यक है और हमारे ऊपर ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को तो ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि ये डीजल पेट्रोल हम रोड बच्चे बनाते हैं, लोग गाड़ियां खरीदते हैं। हिंदुस्तान के लोगों को 2 एक्सपर्टाइज हासिल है, भगवान ने दिया है, कि जनसंख्या कैसी बढ़ाना और वाहनों की संख्या कैसी बढ़ाना। लोग रात दिन काम करते हैं, तो दोनों बातें बढ़ती जा रही है और उससे प्रदूषण बढ़ेगा। इसलिए अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल को लाकर ट्रांसपोर्ट सेक्टर को प्रदूषण से मुक्त करना और जो भी प्रदूषण हो रहा है उसमें रोड पर पेड़ लगाकर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो है उसका उपयोग करके वो एब्सॉर्ब कर लेने वाले ट्रीज को लगाना। हम ट्री बैंक की योजना लेकर भूपेंद्र यादव जी को मैंने रिक्वेस्ट की, उनने प्रिंसिपली एक्सेप्ट किया है और हम ट्री बैंक बनाएंगे एनएचआई की। और ट्री बैंक में जैसे बैंक में पैसा जमा करते हैं वैसे ट्री बैंक में हमको क्रेडिट मिलेगा। मैं हमारे उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों से एक प्रार्थना करूंगा कि आप वाटर कंजर्वेशन के लिए, हमने ऑलरेडी महाराष्ट्र में बहुत काम किया है, 1000 अमृत सरोवर बनाए महाराष्ट्र में। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां आपके जैसे हम नसीबवान नहीं है। वहां 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है और मेरी बात को केवल मंत्री करके मत सुनिए। मुझे जल संवर्धन के लिए 6 पीएचडी डिलीट्स मिली है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की। और छोटी सी बात है कि ये बात आप जरूर करिए, दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में और एयरपोर्ट का पानी भी एयरपोर्ट में। ये जेवर एयरपोर्ट का पानी भी जमीन के अंदर डालिए। जैसे आप सरकारी नौकर काम करते हैं तो क्या करते हैं, पीएफ में पैसा डालते हैं, इंश्योरेंस सब करते हैं ना, और रिटायर्ड होने के बाद डेली डिपॉजिट महीने में करते हो, रिटायर्ड होने के बाद आपको पैसा मिलता है। मैं वही बात कर रहा हूं कि बरसात का पानी जब एक्सेस वाटर आता है तो जमीन में डिपॉजिट करिए और जरूरत पड़ेगी तब उसको निकाल लीजिए। मेरे पास 60 एकड़ खेती है। मेरे यहां नदी नालों का मैंने खोलीकरण रुंदीकरण कर दिया। अब मेरे यहां 7.5 हार्स पावर के 3 पंप है। पहले मेरे कुएं पर 1 घंटा पंप चलता था, अब 10 घंटे चल रहा है। पूरा ड्रिप इरिगेशन है और मेरा उत्पादन कई गुना बढ़ गया। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमको निसर्ग के साथ, इन्वायरमेंट के साथ हमको भविष्य के लिए उसकी चिंता करनी पड़ेगी। जल, जमीन, जंगल और जानवर, ये चारों के आधार पर जो वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करके हम मानव जाति का जीवन कैसे सस्टेनेबल करें। आज मैंने देखा रोड पे बड़े बड़े जगह पर एनएचआई काम कर रहा है। एनएचआई काम करेगा ही, पर यह काम आपका है। यहां के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज, कारपोरेट, मैं चेयरमैन साहब को बताऊंगा कि जरा ढूंढो। मैंने नागपुर में एक ऑक्सीजन बर्ड पार्क बनाया। ये जो गोल बनता है ना, इसमें
और वो फॉरेनर्स उसको देखने के लिए आते हैं। उसमें लेक बनाया, अब उसमें एडवेंचर स्पोर्ट बना रहा हूं और चारों गोल के ऊपर मैं 65 हेक्टेयर में ऐसा बना रहा हूं कि विश्व का आकर्षण का केंद्र बनेगा, ऐसा बन रहा है। तो मेरा अनुरोध है कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एनजीओ इनको कोई लीज पर देने की नहीं, केवल पेड़ लगाओ और मेंटेन करो। और ये आम के आम गुठली के दाम ऐसा है, अगर हम बांबू लगाएंगे तो बांबू तो काट कर हमको पैसे मिलेंगे, फल लगाएंगे तो लोग अंदर आएंगे और आजकल बंदर बहुत आते हैं और वो तकलीफ देते हैं। तो इसलिए फल लगाने में थोड़ी अड़चन है, पर बांबू में कोई अड़चन नहीं है। ये बांबू यहाँ के शुगर फैक्ट्री के लिए, पावर जनरेशन के लिए, इथेनॉल, बायो सीएनजी बनाने के लिए और इथेनॉल बनाने के लिए काम में आएगा और जिसके कारण किसानों का भी उत्पादन बढ़ेगा। तो आने वाले समय में हमें इन सबको प्रोटेक्ट भी करना है और एनएचआई इसमें काफी इंटरेस्ट भी ले रहा है, काफी काम इसमें हुआ है। करीब 5 करोड़ पेड़ लगाए हैं और मैंने हमारे एनएचआई वालों को कहा कि ऐसे छोटे पेड़ मत लगाओ, 3 मीटर हाइट के लगाओ। ये राजमुंद्री करके एक गांव है, वहां मैं गया था। वो गांव में केवल करीब 1,500 करोड़ रुपए के पेड़ बेचे जाते हैं, वही इकोनॉमी है। हम भी यहां हमारे नर्सरी वालों को काम मिलेगा। अच्छे पेड़ लगाइए और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसको ई टैग करिए। ये सरकारी कामों में पेड़ लगाते समय फोटो निकालते हैं मंत्री जी हमारे जैसे, और बाद में कोई देखता नहीं क्या होता। ऐसा नहीं करना है, उसको ई टैग करो और उसका अकाउंटिंग करो, कितने जिंदे हैं, कितने मरे हैं। नहीं तो एक दिन जोश और होश के साथ कार्यक्रम होगा, फोटो छप के आएंगे और बाद में वो पॉइंट बढ़ता है तो ठीक नहीं। इसलिए उसकी जिम्मेदारी लेनी है और वो जिम्मेदारी के लिए समाज के कॉलेजेस है, महाविद्यालय है, स्कूल है, टीचर्स है, यूनिवर्सिटीज है, कारपोरेट्स है, ये सब आगे आए, जिससे आपका भविष्य और आपका जीवन अच्छा होगा। मैं आप एनएचआई को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं और विशेष रूप से जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने दिया है, वो एक विशेष रूप से आप भी ये संकल्पों को जरूर लीजिए। मैं देशवासियों से निवेदन करता हूं कि एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाइए। यह धरती मां और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है। आइए हम सब मिलाकर ऐसा भारत बनाएं जो तेज भी हो, टिकाऊ भी हो और हरियाली से लथपथ भी हो। मां की ममता को हरियाली में बदले, आज ही एक पेड़ लगाए, एक पेड़ मां के नाम। जय हिंद। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसमें मैं ऑस्ट्रेलिया में एक पर्थ करके शहर है, मैं वहां गया था और वहां कम से कम 3000 हेक्टेयर का एक गार्डन था और गार्डन में बड़े बड़े वृक्ष थे, यहां से ऊपर उठकर बड़े हाइट के वृक्ष थे और उसके ऊपर लिखा था 1870, उस व्यक्ति का नाम लिखा था, उसके स्मरणार्थ तो वो पेड़ उसके बच्चों ने लगाए थे। ऐसा करके पूरे वहां की जनता ने 3000 एकड़ में पूरे बड़ा बड़ा जंगल तैयार किया था। मुझे लगता है कि आने वाले समय में अपने गांव में अपने माता उसकी स्मरणार्थ आप जरूर एक पेड़ लगाइए। ये हरियाली जो होगी वो आपके जीवन को बदल देगी, आपके भविष्य को बदल देगी और इस देश को इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस जो भी फ्यूल हो, बायो फ्यूल, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल, वही व्हीकल खरीदी करिए। आपकी आर्थिक बचत भी होगी और देश के पर्यावरण की भी रक्षा होगी। ये दोनों बातों का आप संकल्प करिए, ऐसा नम्रतापूर्वक मैं आपको अनुरोध करता हूं। और फिर से एक बार आज ये बहुत अच्छे कार्यक्रम में एनएचआई के चेयरमैन संतोष यादव, हमारे मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन विशाल चौहान, उनके सभी साथियों ने इंटरेस्ट लेकर एक अच्छा कार्यक्रम किया है और ये कार्यक्रम जो किया है इसके लिए मैं उनको आप सबकी ओर से और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अभिनंदन करता हूं। और निश्चित रूप से जब नया एयरपोर्ट बनेगा, वो जितना बड़ा बनेगा, जितने हवाई जहाज आएंगे, जितनी कार आएगी, जितना कार्बन डाइऑक्साइड आएगा इसमें, उतना एब्सॉर्ब करने वाली उतनी बड़ी ग्रीनरी भी इस क्षेत्र में बने। ये महेश शर्मा जी और हमारे विधायक दोनों मिलकर इसका जरूर संकल्प करें
यही उनसे अनुरोध करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का, उनके प्रेरणादायी शब्दों, मार्गदर्शन और विजन के लिए। एक बार आपके हाथों में ध्वज है, उसे हवा में लहराते हुए आभार व्यक्त करेंगे हम सभी माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का, जो आज मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके बीच में पधारे हैं। और जो बाकी लोग हैं वो करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन वंदन करें। और इसके बाद माननीय मंत्री महोदय हमारे बच्चों से भी मिलेंगे, लेकिन उसके पहले बच्चे जब वहां पहुंचे, इस बीच में मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करता हूं मोहम्मद शमी जी, NHAI के रीजनल ऑफिसर दिल्ली। मोहम्मद शफी जी। आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, आदरणीय राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा जी, आदरणीय राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी, मंच पर उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण तथा कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अतिथिगण, मीडिया के मित्र और विभिन्न स्कूलों से आए विद्यार्थी, आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए तथा कार्यक्रम में पधारने के लिए अपना व्यस्त समय निकालने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार। कृपया समस्त लोग भोजन करके यहां से जाएं। धन्यवाद। आज का ये कार्यक्रम जरूर संपन्न हो रहा है, लेकिन हमारे संकल्प और हमारी भावनाएं यूं ही हमें मजबूती से एक पेड़ मां के नाम के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें प्रेरित करती रहेंगी। बहुत बहुत आभार माननीय श्री नितिन गडकरी जी, उनके प्रेरक संबोधन और उनकी